कल की तैयारी में मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर और अगले आधे घंटे में हम करेंगे तैयारी कल के ट्रेडिंग सेशन की। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा कल और आज वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली। तो अब क्या करना चाहिए आपको, आगे आपको बताते हैं क्या कुछ खास लेके आए हैं आज कार्यक्रम में हम आपके लिए। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि 18,250 के ऊपर जो एक्सपायरी हुई है उसका क्या मायने हैं, क्या मतलब निकाले उसका, कैसे आने वाली सीरीज के लिए हमें ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से कारोबार और कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जानेंगे कि माइंडट्री के नतीजे किस तरह के रहे हैं, उस पर फोकस होगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयरों पर लगातार फोकस बना हुआ है क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, माइंडट्री इन सभी के नतीजे आ गए हैं और कल एचसीएल टेक के भी आने वाले हैं। आईटी स्पेस पर अपने एक्सपर्ट से लेंगे सलाह। इसके अलावा कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाजार के ही अपडेट के साथ। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और हमने देखा कि बिल्कुल उतार चढ़ाव रहा बाजार में सारे दिन आज, लेकिन 18,250 के ऊपर आखिरकार जाकर एक्सपायरी हुई है। कौन कौन से वो स्टॉक्स थे और सेक्टर थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन बाजार बंद होते होते निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही हरे निशान में क्लोजिंग दी। निफ्टी करीब 40 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स ने भी 90 अंक की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। बैंक और रियल्टी ये दो इंडेक्स थे जिन्होंने किया सबसे ज्यादा दबाव बनाया और 24 दिसंबर के बाद बैंक निफ्टी में ये सबसे बड़ी गिरावट आज के दिन देखी गई है। तो बैंक निफ्टी की तरफ से जो प्रेशर था वो आज हावी था आज के दिन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फार्मा और मेटल शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसमें सनफार्मा की अगर बात करेंगे तो वो आज का टॉप परफॉर्मर था फार्मा स्पेस से और अपने 5 साल के ऊपरी स्तर पर सनफार्मा आज ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा विप्रो आज का टॉप लूजर था और अनुमान से कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी जो आई थी वो भी काफी नेगेटिव थी। उसके बाद हमने देखा विप्रो में भी करीब 6% तक की कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और सेगमेंट की बात करें जहां पर कि एक्शन था, इसमें मेटल शेयरों में अगर देखें तो आज टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील ये कुछ ऐसे स्पेस थे, कंपनियां थी मेटल में जिनमें की काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी थी। ल्यूमेक्स ऑटोटेक, प्रिकॉल, टालब्रोस ऑटो, व्हील्स इंडिया ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली है। फार्मा शेयरों में भी आज खरीदारी का दिन था। सन फार्मा की हमने बात की, उसके अलावा डीवीज लैब, सिप्ला और वर्कहार्ट में भी आज दिन भर तेजी बनी रही है। लेकिन उसके अलावा अगर रियल्टी शेयरों पर नजर डालेंगे तो वहां पर आज कमजोरी थी और एक तरह से मुनाफा वसूली देखी गई, जिसमें कि ओवरऑल रियल्टी आज टूटा था। आईबी रियल, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये सभी स्टॉक आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। बिल्कुल, तो वो रहा पूरा बाजार का हाल आपके सामने। आज कौन कौन से स्टॉक्स चले हमने देखा। मेटल्स में एक बार फिर से चमक लौट रही है। ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए, हमने एक्सपर्ट से बात की। एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ हिरेन वैद को लगता है कि ये बाजार जो है उसमें अर्निंग साइकिल का एक नया दौर शुरू होने वाला है और अगले 3 साल में कंपनियों का मुनाफा काफी अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से मार्केट कदई ओवरहीटेड नहीं है। मार्केट ये बतला रही है, ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट की ये बतला रही है कि आगे जाके कंपनियों का जो मुनाफा है वो काफी स्ट्रांग रहने वाला है। एक नया साइकिल शुरू हो रहा है हिंदुस्तान में, जहां पे जो पिछले 10 सालों से जो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आई वो मुझे लग रहा है कि कोविड के बाद के 5, 7, 10 साल ये सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स होगा और यहाँ पे जो कंपनीज की अर्निंग्स है वो काफी बढ़ने वाली है। और जो ब्रेथ है मार्केट का, मतलब अगर आप 2018 या 19 में देखें तो केवल 10-15 ब्लू चिप कंपनीज के शेयर के भाव बढ़ते थे और जो ब्रॉड मार्केट थी वो स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि काफी सारे सेक्टर्स और कंपनियां, छोटी बड़ी लार्ज कैप, ये सब साथ देंगे और मार्केट की स्ट्रेंथ की एक ये वजह है कि जो ब्रेथ है
वो इम्प्रूव हो रहा है मार्केट का, और जो कंपनियों के अर्निंग है वो मुझे लगता है कि 28 से 30% कंपाउंडेड रिटर्न ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है अगले 3 साल में, और ये मेरे हिसाब से मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रेंथ दिख रहा है मार्केट में। I think that the driving force behind bank share price performance should be the health of their balance sheets, and broadly, I think the sector has done a lot of healing, and the economy, I think, ironically, entered an upswing around the same time as COVID arrived on India's shores. So. Last year, as horrible as the Delta wave was probably the beginning of, I think, a few years of very strong economic growth. And that would be reflected across the board in the banking sector. And so the old story with the banks is you wanted to be in the ones that had the strong balance sheets, the private sector, with the capacity to lend, while the public sector banks were crippled with their non-performing assets. I think now it's possibly a broader sector recovery, just premised on the economy doing very well this year and next, and probably the year after next as well. चलिए, हमारे साथ हमारे दोनों ही मेहमान भी जुड़ गए हैं अब, रवि सिंह और देवांग शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर। देवांग, 18,200 के ऊपर जाकर एक्सपायरी हुई है इस पूरे हफ्ते। जब भी हमने एक्सपर्ट से बात की तो कई लोग काफ़ी बुलिश थे, उन्होंने कहा कि शायद 18,400 के ऊपर जाकर भी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। खैर, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन ये लेवल आपके लिए कितना मायने रखता है? आपको क्या लगता है यहाँ से इस लेवल पर अगर एक्सपायरी हुई है तो उसका मतलब ये माना जाए कि यहाँ से जो तेज़ी है बाजार की वो आगे भी बरकरार रहेगी? डेफिनेटली अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी का हम शॉर्ट टर्म चार्ट पे देख रहे हैं, काफी अच्छा हमने एक फॉर्मेशन है हाई टॉप हाई बॉटम का। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट वॉलेटिलिटी इंटैक्ट रहेगी मार्केट में। तो कहीं पर भी हमें डिप मिलता है तो डिप में खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है निफ्टी का, इमीडिएट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 18,000 के लेवल का। 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,400 450 वहां तक निफ्टी आ सकती है आने वाले सेशन में। ओके, तो 18,450 का लेवल दिखाई देता है आने वाले समय में। रवि, इस समय अब क्या ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कौन से फैक्टर्स को फोकस में रखा जाए? हमने देखा अर्निंग तो शुरू हो गई है, जाहिर तौर पर धीरे धीरे और नंबर्स आएंगे, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी बाजार के लिए। अब बजट ही एक बड़ा ट्रिगर बचता है, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि शायद बजट तो एक ब्रॉडली नॉन इवेंट है, क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट जो है सरकार बजट के बाहर ही कर रही है रिफॉर्म्स के। तो अब यहाँ से नेक्स्ट ट्रिगर क्या माना जाए बाजार के लिए? बिल्कुल, आपने स्वामी जी सही कहा। इस समय तो अर्निंग्स पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन बजट एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बजट में जिस तरीके से बजट एलोकेशन होगा वो सेक्टर यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। और मैं अभी उसी की जो है वो R&D करके मैंने कुछ सेक्टर निकाले जिन्हें मैं क्विक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कम से कम आपको 4 से 5 सेक्टर जो हैं वो बजट से हमेशा रिलेटेड रहते हैं और उनमें काफी अग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, पावर, IT, ऑटो, शुगर और केमिकल, ये सेक्टर हैं जिनमें कि बड़े आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा शुगर स्टॉक में अच्छी तेजी है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, एग्री स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, ऑटो सेक्टर के ऑक्सिलरी जो भी ऑटो के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी उनमें तेजी आपको दिखी, और IT सेक्टर तो रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पर चल रहा है। तो आपकी स्ट्रेटेजी इस समय बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में है, बजट से पहले मार्केट में कोई गिरावट नहीं होगी, इलेक्शंस का असर यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेक्टर मैंने बताया, इन सेक्टर पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपको बजट तक में ही आपको 20% से ऊपर के रिटर्न मिल सकते हैं। और मुझे लगता है इतने शॉर्टर पीरियड में रिटर्न पाने का ये सबसे अच्छा मौका होता है जिसमें कि आप बजट को लेकर के स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उन सेक्टर और उन स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसा रवि बता रहे हैं, फोकस करना ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक सेक्टर पे बात करें, वहाँ पर पोजीशन लें। और कौन से स्टॉक्स होंगे वो? जाहिर तौर
पर इस कार्यक्रम में आगे भी हम चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, नतीजे लगातार फोकस में रहे हैं। एक और कंपनी के नतीजे, आईटी कंपनी के नतीजे आ जाए, वो है माइंडट्री। आपको बता दें किस तरह का नतीजे देखने को मिले। मुनाफा जो है बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आय में हमने देखा कुछ बढ़त ज़रूर हुई है, 2750 करोड़ रुपए पर पहुँच गई है। मार्जिन जो है एबिटा मार्जिन, वो उसमें कुछ 1% के आसपास की बढ़त हुई है, 21.5% वो पहुँच गई है। और इसके अलावा हमने देखा कि जो डॉलर आय है वो 366 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो माइंडट्री के नंबर्स भी इन लाइन एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और नतीजा जिस पर फोकस हमें करना चाहिए, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट की राय उन पर लेंगे, वो है HCL टेक का, क्योंकि HCL टेक का नतीजा कल आने वाला है और कौन कौन से नंबर्स और कौन कौन से स्पेसेस वहां पर फोकस में रखनी चाहिए। शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, HCL के नंबर्स में अब कहां फोकस करना चाहिए? हमने देखा इन्फोसिस के नंबर्स काफी अच्छे थे, विप्रो के अच्छे नहीं थे, बाजार ने उस हिसाब से रिटर्न भी दिया। अब HCL टेक पर कहां फोकस करेंगे आप? HCL टेक के जो है अनुमान है स्ट्रीट का, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। देखा जाए तो ओवरऑल डॉलर रेवेन्यू में लगभग 3.5% का जो है ग्रोथ देखने मिलेगा। रेवेन्यू पे ऑलमोस्ट 3% का उछाल। एबिट जो है 5% ऊपर रहेगा। जो मार्जिन है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने मिलेगा, लगभग 19.4% का आएगा। अगर देखा जाए पैट तो लगभग सपाट रहने वाले हैं एनालिसिस के हिसाब से। Q3 एक्सपेक्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.9% का ग्रोथ है। अब यही सर्विस सेगमेंट में 2.5 से 3% का अनुमान है ग्रोथ का, और जो उनके PNP सेगमेंट होते हैं प्रोडक्ट वाले, वहाँ पे 10 से 12% का उछाल की उम्मीद रखा गया है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसके कारण मार्जिन्स में एक अच्छी सपोर्ट देखने मिलेगी आपकी PNP बिजनेस से। और एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट करें कि जो FY22 की जो गाइडेंस है कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ की, वो मेंटेन रखें, और जो एबिट मार्जिन है वो भी मेंटेन रहेगी लगभग 19 से लेकर 21% तक। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली होगी वॉच आउट के लिए, वो सबसे पहले होगी आपकी FY22 की रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस कैसे रहेंगे, आपके क्लाइंट बजट्स 2022 के, और इंपॉर्टेंट बात रहेगी ऑफ कोर्स आपकी जो हायरिंग और एट्रिशन लेवल्स है, क्योंकि IT इंडस्ट्री में जो एट्रिशन लेवल्स अभी बहुत हाई है। और इसके अलावा क्या बड़े बड़े डील्स चल रहे हैं आपके PNP सेगमेंट में जो पोस्टपोन्ड हुए थे दूसरी तिमाही में, तो यहाँ पे तीसरी तिमाही का आउटलुक जो ऑफ कोर्स बहुत मैटर करेगा। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स नए जोग्राफीज़ में आ रहे हैं, और उनके जो IMS और ENRD का बिजनेस है इंजीनियरिंग का, इस पे भी फोकस रहने वाला है। शुक्रिया शरद। तो ये है एक्सपेक्टेशन यहाँ पर HCL टेक, एक और बड़ी कंपनी जिसके नतीजे कल आने वाले हैं। रवि, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने भी बात की कि IT स्पेस को अब नतीजों के हिसाब से प्ले करना चाहिए। तो मेजॉरिटी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके नतीजे हमने देख लिए, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, माइंडट्री के आ गए हैं, और अब HCL टेक के नतीजे कल आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पर पोजीशन बनानी हो तो आप विप्रो जैसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा आज टूट गई क्योंकि नतीजे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए बाजार को, लॉन्ग रन में वो अच्छा करेगी, आपको ये लगता है? या फिर इन्फोसिस जिसने नंबर अच्छे पोस्ट किए और इसलिए बाजार ने रिवॉर्ड भी किया, आप उनके साथ जाना चाहेंगे? आपका बेट अब IT में कहाँ होगा? देखिए IT में खास तौर से जिन कंपनियों के रिजल्ट आ गए उनमें तो क्लियर है स्ट्रैटेजी। जैसे विप्रो के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो थोड़ा बहुत करेक्शन और देखने को मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि 5% तक का करेक्शन करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पर अगर इन्फोसिस की बात करें, स्ट्रैटेजी के लिहाज से आपके पास अच्छा मोमेंटम है, और यहाँ पर जो टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपको 2100 से 2300 के टारगेट आपको आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग पोजीशन अगर लेनी हो तो एक इन्फोसिस है। दूसरी तरफ कल अब HCL के नतीजे आने वाले हैं, और आपका जो प्रोग्राम है वो लोग यही सोचते हैं कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, कल मॉर्निंग में जैसे ही आप ओपन होता है उस टाइम पे आपके पास, चूंकि अभी क्लोज हो चुका है मार्केट, ओपनिंग के पास आपके पास समय होगा। अगर आप डेरिवेटिव के साथ प्ले करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक कॉल एट द मनी की प्लस करके आप स्टॉक के नीचे की 1200 और 1180 के आसपास वाली एक पुट को भी जरूर बाय करके रखें, जिससे पोजीशन आपकी हेज होगी। दूसरी तरफ स्टॉक के एक्सपेक्टेशन पे मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्फोसिस में 3% से 2.5 से 3% का करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स जरूर अच्छे हैं लेकिन जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन पे यहां पर रैली आपको 1100 से 1300 की देखने को मिली है, वो एवरेज ऑन 1200-1250 के आसपास सेटल होती हुई नजर आएगी। तो जो इन्वेस्टर था वो तो प्ले कर गया है, लेकिन आपको
आपको स्ट्रैटेजी अभी जिस जो रखनी है वो ये रखनी है। और रही बात जो नंबर्स में मैं थोड़ा सा आता हूं, तो आपको याद होगा आपकी मैंने कोशिश की है कि आईटी सेक्टर में आपको बार बार समझाने की कि इस बार रुपये की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, वोलेटिलिटी का फायदा कंपनियों को मिलेगा, और उसमें इसीलिए इन्फोसिस का जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा दिखा रुपये की वजह से, फ्लक्चुएशंस की वजह से। एचसीएल में वो थोड़ी सी ग्रोथ में असर देखने को मिल सकता है, और पीछे के नंबर्स भी एचसीएल के बहुत सपोर्टिव नहीं रहे हैं कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, चाहे आप यहां पर टेक महिंद्रा की बात कर लें, इन्फोसिस की बात कर लें। तो स्ट्रैटेजी के लिहाज से आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में एक थोड़ा करेक्शन एचसीएल में देखने को मिलेगा, और आप अगर आपने पहले बाय की पोजीशन बनाई है तो प्रॉफिट बुक करने का ध्यान रखिए। 1200 के आसपास तक के लेवल डाउन साइड में एक बार को देखने को मिल सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म पे ये अच्छे होंगे, और अप साइड का टारगेट अगर लेके चलते हैं तो 1500 इस साल तक का आप देखने को मिल सकता है। ओके, तो 1200 तक के करेक्शन एचसीएल में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 1500 तक के टारगेट साल भर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, तो इसलिए कुछ गिरावट अगर आए तो वहां पर पोजीशन ले वो बेटर होगा। विप्रो में दिखाई दे रहा है रवि को कि कुछ और करेक्शन होने की उम्मीद है। हमने देखा बाजार में आज 6% के आसपास क्रैक वहां पर देखने को मिला था, और इन्फोसिस में जो तेजी हमने देखी है वो शायद आगे भी जारी रहेगी। देवांग, मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा फार्मा स्पेस पे। हमने देखा एक बार फिर से जो फार्मा स्टॉक है वो आज चलने लगे थे। हमने सन फार्मा को देखा करीब 3.5% ऊपर है, उसका लेवल्स धीरे धीरे वो अपने रिकॉर्ड स्तरों की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज सिप्ला में करीब 2% की तेजी थी। क्या आपको लगता है कि चार्ट्स पर यहाँ पर ये जो स्टॉक्स हैं जो चल पड़े हैं फार्मा स्पेस से, उनमें कहीं कोई ब्रेकआउट है, कोई नई पोजीशन पॉसिबल हो सकती है? डेफिनेटली सी फार्मा स्पेस की बात करें तो यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है वो है सन फार्मा। ओवरऑल हमने देखा कि काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है सन फार्मा के अंदर, तो बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और ये लेवल पे भी हम बाय करते हैं तो एटलीस्ट 834 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में ले सकते हैं। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स है 890 895 वहां तक स्टॉक आ सकता है सन फार्मा का। ओके, एक और स्टॉक देवांग जो मैं बात करना चाहूंगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर खबर भी आई है, वो आपके सामने आएगी अभी, कि यहाँ पर इन्होंने गुजरात में 5,95,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की है, और राज्य सरकार के साथ एमओयू एक साइन किया गया है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट ये है, करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, और न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ का निवेश भी करने वाली है कंपनी। तो ये जो फंडामेंटली है यहाँ पर तो डेवलपमेंट अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये स्टॉक भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। रोज इसमें 1.5% 2% की तेजी हम देख रहे हैं रिलायंस में, और बाजार को जाहिर तौर पर सपोर्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आपको लगता है कि रिलायंस के एक टारगेट, कल हम एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था किसी ब्रोकिंग फर्म ने कि ये 2900 तक जा सकता है। आपको लगता है कि ये जो स्लोली एंड स्टेडीली रिलायंस मूव कर रहा है देवांग, वो और हायर हाई बनाएगा? रिलायंस की बात करें तो ओवरऑल जब चार्ट स्ट्रक्चर आफ्टर द कंसोलिडेशन काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है स्टॉक, तो ओवरऑल लग रहा है कि अभी भी स्टॉक में अपसाइड इंटैक्ट है। 2610 एक ये लेवल है, वहां तक रिलायंस आ सकता है। अगर यहाँ स्टॉप लॉस की सपोर्ट की बात करें तो 2465 इमीडिएट सपोर्ट है रिलायंस के लिए। ओके, 2465 एक इमीडिएट सपोर्ट है। 2500 के ऊपर रिलायंस का स्टॉक आखिरकार फिर पहुंच गया है, और अब यहां से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद भी की जा सकती है। रिलायंस बाजार को मूव करने वाला स्टॉक है, काफ़ी बड़ा। फोकस ऑटो स्पेस पे करते हैं, जहां में भी हमने काफ़ी एक्शन आते हुए देखा पिछले कुछ समय में, और मेरे सहयोगी उत्कर्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो एक मारुति पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में अब मारुति आने वाली है। उत्कर्ष, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पर मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ बनेगी, किस वॉल्यूम में बनेगी, किस गाड़ी होगी, सारी जानकारी हमारे पास है। इससे पहले बता देते हैं, हंसलपुर प्लांट यानी कि गुजरात में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने वाली है। वहाँ पे पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कितनी कैपेसिटी लगा रही है कंपनी लगा रही है इस समय 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैपेसिटी मारुति के गुजरात प्लांट में। और लेकिन इस 1 लाख में कुछ इंडिया आएंगी, कुछ बाहर जाएंगी, क्योंकि मारुति और टोयोटा दोनों के लिए गाड़ियां यहीं से ही बनेंगी। जो मारुति टोयोटा का जॉइंट कोलैबोरेशन है वो गाड़ी को डेवलप कर रहा है। 2024 के अंत तक ये आपको गाड़ी मार्केट में दिख जाएगी। इसका साइज़ क्या होगा वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक बात साफ है कि ये जो गाड़ी है
वो यहीं से इंडियन मार्केट के लिए जाएगी और यहीं से बाहर के लिए जाएगी। ये सारी जानकारियाँ इस समय हमें मिल चुकी हैं मारुति को लेकर। याद रहे कि बाकी सारे कार मेकर्स के मुकाबले मारुति सबसे लेट आ रहा है इस सेगमेंट में, लेकिन मारुति का मानना है कि 2024-25 सही समय है और जब तक उनकी गाड़ी बन के आएगी तब तक उनकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बाकी गाड़ियों से बेहतर होगी। मारुति ने पहले वैगनार में टेस्टिंग करी थी, फिर क्योंकि प्राइसिंग सही नहीं बैठ पाई इस वजह से मारुति ने वो प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद से लेके अब 2024 एंड में मारुति नई गाड़ी लाएगा जो कि पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी हंसलपुर प्लांट से। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष वो एक्सक्लूसिव खबर लाने के लिए। तो मारुति भी फोरे करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और बहुत जल्दी गुजरात में जो प्रोडक्शन शुरू होगा उससे मारुति की भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में आ जाएंगी। चलिए, फोकस करने का वक्त हो गया है शो में कि कौन से आइडियाज़ हमारे दोनों ही मेहमान लेकर आए हैं आपके लिए। आज वक्त हो गया है वीआईपी शेयर्स का। रवि, आपसे शुरुआत करेंगे। बाजार जिस मोड़ पे खड़ा है यहाँ, ऐसा आपने भी बहुत साफ साफ कहा कि अब सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। तो चलिए, वक्त आ गया है बताने का कि कौन से स्टॉक्स आज आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए, कोशिश मेरी यही होती है कि जो अभी इवेंट चल रहे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी कैश कर सकें और इस समय छोटे स्टॉक्स पे फोकस थोड़ा ज्यादा है बजट को लेकर के। तो वही स्टॉक्स हैं। पॉली कैब इंडिया, ये एक ऐसा शेयर है जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक पे काफी होल्ड है और खास तौर से नंबर्स बहुत अच्छे हैं और अभी जो बजट से एक्सपेक्टेशन है उसमें भी ये एक्सपेक्टेशन है कि इसके प्रॉफिट में काफी हद तक इम्पैक्ट आएगा। और इस स्टॉक में निवेश में आपको कम से कम यहां से 400 से 500 पॉइंट की रैली, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें तो 20% की रैली अभी बाकी है, तो वो फायदा आप उठा सकते हैं। पहला स्टॉक ये। दूसरा स्टॉक ऑटो इंडस्ट्री की आप बात ही कर रहे थे और उसी का है ल्यूमेक्स ऑटो। काफी अच्छा होल्ड है इनका, मार्केट में नाम भी अच्छा है और पीछे जो नंबर्स आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे धीरे धीरे करके इनकी इनकम ग्रोथ देखने को मिली है और टारगेट के हिसाब से देखें तो 180 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। आपको टारगेट में 220 तक के लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ में हैं और साथ ही जो बजट एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर के ये स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आने वाले मार्केट में ये अच्छे रिटर्न्स देंगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो बजट पर भी फोकस और दो बेहतरीन स्टॉक यहां पर रवि लेकर आए हैं, पॉली कैब इंडिया और ल्यूमेक्स ऑटो। आप इन पर फोकस कर सकते हैं। अच्छी मूव ल्यूमेक्स ने आज भी दिखाई, करीब 7%, लेकिन आगे भी ये तेजी बनी रहेगी। देवांग, वक्त ये जानने का कि आप कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आज? फर्स्ट स्टॉक रहेगा मेटल इंडेक्स से। हमने देखा है कि मेटल इंडेक्स ने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में भी। तो ओवरऑल यहाँ पे हिंडाल्को है जहाँ पे हमने देखा है कि एक अगर शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें, हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट से ऊपर की तरफ रिज्यूम किया है। तो यहाँ हिंडाल्को खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए 491 का, टारगेट 524 के साथ। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में एक फॉर्मेशन हो रहा है डेली चार्ट पे, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लगता है कि और भी कोल इंडिया अपसाइड इंटेक्ट लग रहा है। हमें लगता है कि कोल इंडिया और अपसाइड यहाँ से जा सकता है। यहाँ पे 159 के स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट रखना चाहिए 172 का। ओके, तो मेटल स्टॉक में हमने देखा शानदार रैली आज भी देखने को मिली और वहीं से पिक किया है हिंडाल्को को देवांग ने। यहाँ पर जो है टारगेट 524 तक के और कोल इंडिया में भी आप नजर रख सकते हैं, वहां पर भी एक लॉन्ग पोजीशन बनती है। चलिए, देवांग और रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताने के लिए। और हमारे दर्शकों से भी विदा लेने का वक्त आ गया है। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए 18 आवर्स के साथ। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए मेड इन इंडिया।